नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण क्या क्या होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं, रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। आप चाहे तो नोट्स लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त हो जाती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, परमाणु द्रव्यमान आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी भी रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या, परमाणु द्रव्यमान आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें आगे चलते हुए, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की अवस्थाओं यानी भौतिक गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि पदार्थ ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, तो भौतिक गुण की जानकारी प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियों से मतलब है ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये कौन सा यूज हो रहा है, किसका उपयोग हो रहा है, तो परिस्थितियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो किसी भी रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता या अनुत्क्रमणीयता की जानकारी भी प्राप्त होती है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण की विशेषताएं थी। विशेषताओं के साथ रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखिए। तो पॉइंट नंबर 1, 2 सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण के द्वारा क्रियाकारक यानी अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि वो कितने सांद्र हैं। दूसरी जो सीमा है इसकी, कभी भी रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई या आगे और होने वाली है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा सीमा में कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 सीमाएं थी। अब पढ़ने जा रहे हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की बात करें। जैसा कि हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो जैसे कि सपोज करें ये आपके सामने मार्कर है, इसका कलर अभी व्हाइट है, इधर से ब्लू है, इसकी अवस्था ठोस अवस्था है और इसका ताप यानी टेम्परेचर बिल्कुल कम है। अगर मैं इसको बर्न कर दूं, जला दूं, तो इसकी अवस्था बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। इसका ताप बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा।
इसका रंग भी बदल जाएगा। तो जब किसी पदार्थ के रंग, ताप, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ में, जैसे कि मैग्नीशियम वायर है, मैग्नीशियम का कोई तार है Mg, इसको अगर हम जलाते हैं, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो जब मैग्नीशियम के तार को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम का तार क्या बन जाता है, राख बन जाता है। तो इसके रंग में भी परिवर्तन हो रहा है, इसके अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, इसके ताप में भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यह है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हुई। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, जिसके और भी नाम है, संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। सभी शब्दों का मतलब एक ही है, जोड़ना। ठीक है, क्या करना, जोड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन, संयुग्मन, योगशील, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि अभी एग्जांपल लिया था अपने 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2MgO। ठीक है, जब मैग्नीशियम के तार को जलाया हमने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त होती है। संयुग्मन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो अभिकारक है यहाँ पर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर योगशील अभिक्रिया कहते हैं, या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा हुई। इसके और एक दो उदाहरण और बता देता हूं मैं आपको। कोयले के दहन की संयुग्मन अभिक्रिया लिखिए। एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में, कोयले के दहन की, कोयले का दहन। ठीक है, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, दहन का मतलब जलाना होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का जब दहन किया, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो कोयले के दहन की संयोजन अभिक्रिया है ये, संयुग्मन अभिक्रिया है ये। वो एग्जांपल ले सकते हैं, जल के निर्माण की संयुग्मन अभिक्रिया लिखी, तो जल के निर्माण की संयुग्मन अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। जल के निर्माण की संयुग्मन अभिक्रिया, दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और जल का निर्माण हो रहा है तो जल के निर्माण की संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया की। ये संयुग्मन अभिक्रिया हो गई, इसके कुछ उदाहरण बताए आपको मैंने, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरे विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। विस्थापन शब्द का मतलब होता है जगह बदलना। विस्थापन शब्द का अर्थ क्या होता है, जगह बदलना, जगह बदल जाती है। जैसा कि कोई विद्यार्थी अपनी क्लास में बैठा हुआ है, बाहर से कोई दूसरा विद्यार्थी आया, उसको हटा दिया और उसको बाहर भेज दिया और उसकी जगह वो बैठ गया। तो बाहर से आया हुआ विद्यार्थी ने क्या किया, विस्थापन किया। किसको, जो पहले से बैठा हुआ था वो विस्थापित हो गया, जो पहले से बैठा हुआ था। तो उसी के आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु, परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे अणु, परमाणु या समूह का आना
विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में दो या दो से अधिक क्या होता है, तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु, परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे अणु, परमाणु या परमाणु समूह का आना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट ये यौगिक हुआ, ठीक है। इस यौगिक में से किसी परमाणु, अणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे का आना, ठीक है। तो इसमें इस कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, ये जिंक आ जाएगा, दूसरा परमाणु आ गया इसकी जगह। तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर की जगह जिंक आ गया, तो जिंक सल्फेट, सल्फेट अपनी जगह पे है, और बाहर कौन निकल गया, कॉपर निकल गया, ठीक है। किसने विस्थापित किया, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में अणु, परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे अणु, परमाणु या परमाणु समूह का आना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसी के लगते तीसरी अभिक्रिया द्विविस्थापन। इसमें एक का ही विस्थापन हो रहा था, केवल जिंक ने इसको विस्थापित कर दिया और कॉपर विस्थापित हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, या बड़ी परिभाषा की बात करें तो इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो परमाणु या परमाणु समूह या आयनों की जगह दूसरे दो अणु, परमाणु या परमाणु समूह आ जाते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आज के जमाने में स्मार्ट मेथड से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट डेफिनेशन इसकी हम कह सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन आते हैं और जाते हैं, आदान प्रदान हो जाता है, एक की जगह दूसरा आ जाता है, एक की जगह कौन आ जाता है, दूसरा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं हम इसका, उदाहरण से बेटर समझ में आएगा। देखिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन धनायन को ही विस्थापित करेगा, ऋणायन ऋणायन को ही विस्थापित करेगा। धनायन और ऋणायन तो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम धनायन है और यहाँ बैरियम धनायन है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये इसकी जगह पे चला जाएगा, आदान प्रदान हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या बन जाएगा, बैरियम कार्बोनेट प्लस ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ भी दो है, इसके साथ भी दो है, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, दो का आदान प्रदान होता है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। तीसरी बात करते हैं अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है, जिसका दूसरा नाम वियोजन अभिक्रिया भी होता है, वियोजन, ठीक है, वियोजन या फिर अपघटनीय, वियोजन या अपघटनीय। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है। अपघटनीय शब्द का मतलब होता है टूटना। अपघटनीय शब्द का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। तो जो हमने संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी उत्पाद एक ही होता है उसमें। उसकी बिल्कुल विपरीत होती है ये वियोजन अभिक्रिया।
उल्टा कर देंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है उसे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल AB है यहाँ पर, ठीक है, कोई तत्व नहीं ले रहा, मैं केवल AB से समझा रहा हूं। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एक ही अभिकारक है यहाँ पर AB, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है उसे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अलग अलग तरीकों से हो सकती है। अगर किसी पदार्थ को हम उष्मा प्रदान करें तो उसे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दिया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो ये उष्मा के कारण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किसके कारण टूटा है, ये उष्मा के कारण टूटा है, इसलिए इसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक उष्मा पाकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो जिसके कारण टूटता है उसको उसी का नाम दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखी है, तो जल के वैद्युत अपघटन 2H2O ये जल हो गया। अगर इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, किसके कारण टूटा, विद्युत के कारण, इसलिए इसे वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कह देते हैं। जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है। और भी काफी है, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, जैसे कि 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश या लिखेंगे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश टूट जाएगा किस किस में, इधर नीचे लिख देता हूं, 2Ag प्लस Br2, एक अभिकारक टूटकर दो में बदल गया, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन। कौन सी वियोजन हुई, प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। तो जो पदार्थ जिसके कारण टूटता है उस अभिक्रिया को वही नाम दे दिया जाता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद हम बात करते हैं मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में, मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। शब्द से आपको पता लग रहा है मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है। पहले मंद अभिक्रियाओं की बात करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में घंटे, दिन या फिर कई साल लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में घंटे, दिन या फिर साल लग जाते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगती, दो दिन में लगती, धीरे 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 लोहे पर जंग लगती है, तो सीधा उदाहरण है मंद अभिक्रिया का लोहे पर जंग लगना। ठीक है, दूसरी है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया शब्द से पता लग रहा है, परिभाषा आप बोल सकते हैं आराम से। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक मिलकर शीघ्र ही उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक मिलकर शीघ्र ही उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार तुरंत अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल क्षण भर में कर देते हैं। तो एक अम्ल लेते हैं, एक क्षार लेते हैं। अम्ल ले लिया HCl, क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षार ले लिया। अगर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं
तो ये दोनों अभिकारक मिलकर तुरंत शीघ्र अभिक्रिया करते हैं और तुरंत ही उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस जल, लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। तो ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में चलती है, ये सब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, जो कहां चल रही है, जो केवल एक ही दिशा में होती, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही दिशा में चलती है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती है, एरो का चिन्ह बना हुआ है, इसी दिशा में चल रही है, आगे चलकर पूर्ण हो जाती है, इसमें नया पदार्थ बनता है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ये सब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, कार्बन C+O2 = CO2। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जो आगे चलकर पूर्ण हो जाती है और एक ही दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, इसमें नया पदार्थ बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम इन पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की अगर बात करें हम, तो देखिए जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर उष्मा देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर इनको ठंडा किया जाता है तो वापस क्या बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। क्या बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। तो दोनों दिशाओं में चल रही है, इधर भी चल रही है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाता है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्र और प्रतीप, अग्र का मतलब आगे की ओर, प्रतीप का मतलब पीछे की ओर, वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। N2 3H2 N2 + 3H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, 2NH3। ठीक है, अमोनिया बन गया। इन दोनों से अमोनिया बना और अमोनिया से वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों दिशाओं में चल रही है, अग्र तथा प्रतीप, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रियाएं थी। इसके आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर पढ़ेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोग के आधार पर पढ़ेंगे, धन विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोग के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल जितना पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप चैप्टर को भी रीड करें इन टॉपिक्स का, और इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स लिख सकते हैं। धन्यवाद।